शो कॉज नोटिस दिया, उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया। इन हालात में एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से राहें जुदा कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं वो अमली तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या किसी नए इत्तेहाद की तैयारी हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन आज शेरपौर साहब से भी मिला है। अवामी नेशनल पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? जमीयत उलमा इस्लाम इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है? और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर मिले हैं आज बैरिस्टर अली जफर साहब से और उन्हें हिदायत जारी की है। हुकूमत एक नई शेख रशीद साहब कहते हैं कि सियासत करेगी और अपोजिशन जमातों के साथ अब डायलॉग करेगी मुख्तलिफ लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर। तमाम मौजूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत ऐवान साहब, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना गफूर हैदरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले उनकी राय जानते हैं अवामी नेशनल पार्टी के फैसले के ऊपर। हैदरी साहब, धचका लगा है पीडीएम को, शिराजा बिखर गया है, अवामी नेशनल पार्टी का फैसला किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनपी और पीपल्स पार्टी से यही तवक्को थी, क्योंकि इस तहरीक में वो जमातें शामिल हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से सौदाबाजी की किश्तियां जलाई है और एनपी को अपने किए पे थोड़ा सा शर्मसार होना चाहिए था कि वो पीडीएम का हिस्सा बन के और ये क्या उन्होंने हरकत की। जब इन्होंने ये फैसला किया और हुकूमत वक्त से उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ताउन लिया, तो पूरी कौम को सियासी माहौल में ये सारी चीज अजीब लगी कि क्या जरूरत थी इतने छोटे पोस्ट के लिए इतना गिरना और इतने तलले करना। बहरहाल हम इसके बावजूद चले गए एनपी के पास कि भाई चलो, पीपल्स पार्टी की तो ये मजबूरी थी या कोई देरी न ख्वाहिश थी कि उन्होंने पीडीएम के फैसलों को सबूताज किया, आपने किस खुशी में साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो दोस्ती निभाई है, जरदारी साहब से खान साहब की दोस्ती है। मैंने कहा दोस्ती तो हमारी भी है, मौलाना फजल रहमान साहब की भी है, लेकिन उसूल होते हैं, दोस्ती होती है, दोस्ती के तकाजे कुछ और होते हैं, उसूल के तकाजे कुछ और होते हैं। तो हैदर होती साहब ने खुद फरमाया कि जी हमने गलत किया, दोस्ती निभाई मगर गलत किया, उसूल की खिलाफत। ये खुद एडमिट किया है अमीर हैदर होती साहब? तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ हाकान अब्बासी साहब भी थे और जनाब उवैस नूरानी साहब भी थे। उन्होंने एतराफ किया कि उसूली तौर पर हमने गलत किया, लेकिन हमने दोस्ती निभाई। एक लास्ट सेंटेंस अगर आप मुझे बता दें कि अगर एएनपी और पीपल्स पार्टी निकल भी जाती है तो भी पीडीएम का प्लेटफॉर्म बरकरार रहेगा, बाकी पार्टियां रहेंगी उसमें? देखिए, जाहिर है कि मौलाना साहब सेहतियाब होंगे, इंशाल्लाह इन सब जमातों का इजलास बुलाएंगे और पूछेंगे सबसे कि भाई साथ चलना है, नहीं चलना है, क्या करना है। वैसे तो पीडीएम मेरे ख्याल में बरकरार भी है और 8 जमातें अब तक हमारे साथ है, लेकिन इत्तेहाद है एक फासिस्ट हुकूमत के खिलाफ, एक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, एक इंतखाबात में
धांधली और जालसाजी के खिलाफ जो साथी चलना चाहेंगे चलेंगे, नहीं तो मोहब्बत से प्यार से ठीक हर एक अपना रास्ता ठीक लेगा। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, कल एनपी साथी और आज उठ के मौलाना साहब पे तनकीद करे, तो ये उनको ठीक ज़ेब बात। नहीं देता। सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या किया। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब, तो ये आज इत्मीनान का बाइस है कि अपोजिशन बिखर गई है, हुकूमत को सेटिस्फेक्शन है? देखिए, सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल है, लेकिन हमें कभी खतरा नहीं था और कभी इसमें शक भी नहीं था कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है, जो एक कानूनी हैसियत तो नहीं, एक तरह अलायंस है, कंट्रेक्चुअल अलायंस है, वो उसने टूटना ही टूटना था। कोई शक इसमें किसी को भी नहीं था, क्योंकि जमातें अलग थीं, उनके मंशूर अलग थे, उनके मैनिफेस्टो अलग थे, उनके जो लीडरान थे उनकी सोचें अलग थीं, उनके सपोर्टर्स और उनके वोटर्स अलग अलग थे, और आपस में आपने देखा कि उनकी काफी हद तक बड़ी अरसे से उनकी आपस में दुश्मनी भी रही, वो अपोजिंग पार्टीज थी। तो ये तो जो आज आप देख रहे हैं ये तो होना ही था। सेटिस्फेक्शन जो मुझे जाती तौर पे है और पीटीआई को भी है, वो ये है कि अब कम से कम चूंकि इनको समझ आ गई है कि जो उनका ऑब्जेक्ट था या उनका जो इरादा था या मकसद था कि इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं, वो नहीं हो सकता, वो जायज ही नहीं था। तो अब कम से कम एक आपको नजर आ रहा है कि वो अब पार्लियामेंट में बैठ के अपनी जो जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के काम करने की, कानून साजी करने की, रिफॉर्म करने की, अब उसके ऊपर गौर व फिक्र हो सकेगा। और आप देखेंगे ये इनफैक्ट पहला जो सेशन हुआ सेनेट का कल के दिन, उस दिन एक बिल यूनानिमसली पास हुआ, उस पर बाकायदा डिबेट हुई बिल के ऊपर, वो बड़ा अहम बिल था, उस पर नुक्ते उठाए गए दोनों साइडों से, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट के तहत वो बिल पास भी हो गया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जब पीडीएम का जब मकसद खत्म हुआ है, जब उनको समझ आ गई कि ये मकसद नहीं अचीव हो सकता, तो फिर वो अब जो उनका असल काम है एक पॉलिटिकल पार्टी का कि पार्लियामेंट में बैठ के सियासत करें और पार्लियामेंट में बैठ के जो रिफॉर्म्स हैं वो करें, वो अब पूरा इंशाल्लाह होने लगता है। तो उस लिहाज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। शाइस्ता साहब कहते हैं पीडीएम का जो मकसद था वो तो अब फौत हो गया है, अब मैदान की जगह जो है वो ऐवान में एक्टिविटी नजर आएगी। अली जफर साहब कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तारिक साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सियासी वर्कर के हैसियत से मुझे निहायत ही आज अफसोस हुआ है जो एएनपी ने ये अनाउंस किया, क्योंकि उनकी पार्टी की एक बहुत ही तवील और बहुत ही कुर्बानियों से भरपूर एक कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए एक जद्दोजहद रही है। तो मुझे आज अफसोस हुआ कि उन्होंने इनफरादी तौर पर एज अ पार्टी, जबकि वो एक इत्तेहाद डिफरेंट पार्टीज की एक अलायंस के प्लेटफॉर्म पे थे, उसके क्या वजूहात हुई, क्या प्रेशर्स थे, क्या था जो उन्होंने वो फैसले लिए जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर पीडीएम को नुकसान पहुंचाया। देखें, मुझे जो आज का ये देख के अफसोस हुआ कि देखें शो कॉज नोटिस को इस तरह क्यों मतलब एक बुरा मानकर और गुस्सा करने की उसमें लिया। एक अलायंस था, उस पे हर एक को हक है, और एज अ सदर और एज मौलाना साहब की परमिशन से शाहिद खाकान ने उनको एक नोटिस भेजा कि आए, आपने जो ये कदम उठाया था सेनेट के अपोजिशन लीडर के उसमें, तो वो आके एक्सप्लेन करें। तो इतनी जल्दी इसका फैसला क्यों किया गया, ये एज अ सियासी वर्कर मुझे इसका अफसोस भी हुआ है। और मैं ये बात इतनी ज़रूर कहूँगी कि देखें, जैसे हैदरी साहब ने भी कहा कि अवाम की जद्दोजहद के लिए, उनकी तवक्कुआत के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए एक प्लेटफॉर्म था और अवाम देख रही थी। तो आज जिन्होंने इस कॉज को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आज ये कदम उठाया है, वो मुझे नहीं पता अवाम की अदालत में जाके अपने इस फैसले को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक जद्दोजहद जो इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी,
जो आवाम की बेहतरी के लिए बात कर रही थी। देखें कौन सी बात है जो जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आई है तो वो पीएमएलएन ने नहीं मानी या किसी और पार्टी ने नहीं मानी। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम जो भी सोच रहे थे, लेकिन जब हमें पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया कि हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए और मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमने उनकी बात मानी और हम कन्विंस हुए और हमने आगे बढ़ के सब में हिस्सा लिया। वेदर गुड और बैड वो तो बाद की बातें हैं ना। फिर आपने देखा कि सेनेट की इलेक्शंस, जी सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने वाला, स्पॉन्सर करने वाला, साथ लेके चलने वाला कौन था? शाहिद खाकान अब्बासी थे ना। ये फैसला पीडीएम का था कि वो सेनेट की इलेक्शन लड़ेंगे और हमने देखें ईमानदारी से, नेक नियति से तमाम पार्टी ने सपोर्ट किया और हमें कोई गिला भी नहीं है, क्योंकि इत्तेहाद जब होते हैं तो वो इत्तेमाद की एक फिजा होती है, उसको कायम रखने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं, चाहे आपकी कितनी भी आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हों। शहादत ऐवान साहब, ये क्या हुआ है? ये आप एएनपी अलहदा हुई है, पीपल्स पार्टी के साथ भी उसी तरीके के ग्रीवेंसेस हैं, क्या रीजन है जो अब इतने करीब थे और अब इतनी दूर चले गए? तारिक साहब, मेरा कहना तो ये है कि पहले तो हमारे जो एम्स थे इसको अलायंस को बनाने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से जितनी बड़ी पार्टी है उसके जितने ओहदेदारान हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने एक वो बात की बात बेसिक तो चली है रिजिग्नेशन से कि इस्तीफे दिए जाएं। हमने तो लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी तैयारी थी, इवन कि हमने तो 4 अप्रैल को भी जो है ना इस्लामाबाद में हमने रखा। तो जो पीडीएम का मंशूर और मतलब था उस पर हम तो बिल्कुल जो है ना गामजन थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमें ये इस बात समझ में नहीं आती कि वो रिजिग्नेशन जिस पे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि अभी वो वक्त नहीं है। एक तरफ तो आप देखें ना चंद पार्टियां जो है बाय इलेक्शंस में बड़े जोरों शोर के साथ जो है हिस्सा ले रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो रिजाइन जो हैं उनको बहाना बना रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजिग्नेशन नहीं देती। किसी स्टेज पे ये बात तय नहीं हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम पार्टी, बाकी पार्टियों को ये कहना था कि हम इसका हिस्सा न बने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये कहना रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर हमें रहकर स्ट्रगल करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी अगर बाय इलेक्शंस होने और हमने जोरों शोर के साथ कोर्ट कचहरी जाना या बाय इलेक्शन में जाना तो वो मुनासिब नहीं है। और आज यही वजह है कि हमारे इत्तेहादी जो हैं पीडीएम के, वो देख लें कि जस्का का इलेक्शन माशाल्लाह कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ मेन वजह तनाज़ा जो ज्यादा बढ़ गई वो जो बाप के वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। देखें मैं आपको ये बात बताऊं, अगर ये वाली बात की जाए तो हम ये कहें कि पंजाब के सेनेट के जो इलेक्शन हुई हैं वो तो आप लोगों ने पीटीआई के साथ मिलके, हमारे चंद दोस्तों ने जो है ना वो इलेक्शन लड़ा है। तो ये बात नहीं है कि आप किसके इलेक्शन की वजह से, किसके वोट की वजह से इलेक्शन जीत रहे हैं। इलेक्शन में या तो ये बोले ना कि पाबंदी है कि वो जो डिस्क्वालीफाइड लोग हैं उनको वो किया है। अपोजिशन बेंचेस पे जो बैठे हैं हर जो सेनेटर है वो अपनी ऑप्शन देता है कि मैंने ऑप्ट किया है कि मैं जो है अपोजिशन के बेंचेस पे बैठूंगा, या किस आदमी को जो है मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे जो है मैं प्रपोज करता हूं या सपोर्ट करता हूं। ये उनकी बात है, ठीक। ये हमारा तो उन्हीं वोटों से चेयरमैन बन गए और उन्हीं वोटों से लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। देखिए सर, बात ये है कि कल अगर जो है नो कॉन्फिडेंस होता है और बहुत से लोग जो हैं जिन लोगों ने किसी पार्टी को वोट दिया है वो नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि कल उन्होंने वोट दिया हुआ है, आज वो जो नो कॉन्फिडेंस है वो जो है उसको आप जो है कानूनी वो नहीं कह सकते। वो इलेक्शन अलग था, ये इलेक्शन अलग है। ये तो एक मैं समझता हूँ वो पार्टी जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है उसको डिफेम करने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं। मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अमीर हैदर होती साहब से भी कोशिश करेंगे कि राब्ता करें, उनका मौक़िफ़ लें। और गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि जी उन्होंने गलती तस्लीम की थी, होती साहब से पूछेंगे कि क्या उन्होंने गलती तस्लीम की थी और ये माना था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी से दोस्ती निभाई गई है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, शहादत ऐवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, अब अगर गवर्नमेंट को अपोजिशन का बड़ा चैलेंज नहीं है, वो कहते कोई खतरा नहीं है पीडीएम से और अब तो आपस के अंदर भी इतनी दरार पड़ गई है,
تو جو گورننس ہے اور جو ڈیلیوری ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جہاں پہ لیک کر رہی ہے گورنمنٹ. بالکل آپ نے درست فرمایا جی. اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن ان پالیسیز کا جو بنا چکے ہیں ہم اور جو اب بننے جا رہے ہیں. ٹھیک. سب سے اہم جو امپلیمنٹیشن کا ہے سفیر وہ ہے آپ کی اکنامک گروتھ. وہاں جہاں انڈسٹری اکانومی اس نے بڑھنا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی بائنگ پاور زیادہ ہو اور جو مہنگائی ہے وہ کم ہو. تو یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت اور اس کے اوپر کنسنٹریشن ہو رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اہم کمیٹی بھی بنائی گئی اور اس کمیٹی میں بڑے اچھے لوگ ہر شعبے سے جن کا فائنانس کے ساتھ تعلق ہے وہ شامل کیے گئے ہیں, والنٹریلی شامل کیے گئے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی, اور پاسٹ ایکسپیرینس جو اسٹیٹ بینک کے لیڈران ہیں, بینکوں کے لیڈران ہیں, ان سب کو شامل کیا گیا تاکہ ایک صحیح پالیسی بن سکے. تو اب چیلنج بیسکلی یہ ہے. دوسرا میجر چیلنج یہ ہے کہ جو آپ کی اسمبلیاں ہیں ان کے اندر جو کام کرنا ہے جو کافی دیر سے رکا رہا تھا کیونکہ اپوزیشن اس میں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تھی, وہ ان کو اب ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کی جو لا ریفارم میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو اپناتے ہوئے لا ریفارم کرنی ہے. یہ اب مین ٹارگیٹس ہیں ہمارے. شائستہ صاحب یہ اب کوئی ہوپ نظر آتی ہے کیونکہ ماضی میں بھی ماحول سازگار نہیں ہوا اور بدمزگی پیدا ہو گئی, ایک دوسرے پہ ایلیگیشن ہو گئی, کوئی لا ریفارمز نہیں ہو سکے. اب پیپلز پارٹی اپنی جو ارادہ ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے اسپیشلی الیکٹورل ریفارمز کے اندر, تو مسلم لیگ نون بھی جائے گی اس طرف, لا ریفارمز کا ماحول بنے گا؟ دیکھیں طارق صاحب, میری بات پیچھے بھی رہ گئی تھی. میں یہ صرف کہنا چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی والے بھی اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کیا, وہاں لڑکانہ میں ہوا. دیکھیں کہیں بھی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ الیکٹرل الائنس کا کہیں بھی فیصلہ نہیں ہوا. وہاں پہ یہی تھا کہ سب لڑیں گے. دیکھیں نوشیرہ میں ہم نے اے این پی کے خلاف لڑا. مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے وقتی طور پہ چھوٹے عہدوں کے لیے عوام کا وسیع تر مفاد کو ہم بالائے طاق رکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ جو آپ کہتے ہیں نا ذاتی ایجنڈے پہ کام, مجھے بتائیں کہ کون سے ذاتی ایجنڈے کی کسی پارٹی نے بھی بات کی؟ کسی نے بھی نہیں کی, کسی نے بھی نہیں کی. نہ صرف پی ایم ایل این نے یا جے یو آئی ایف نے, کسی نے بھی, یا پیپلز پارٹی نے, کسی نے بھی نہیں کی. یہ ایک پلیٹ فارم بنا ہی اس نالائق نااہل حکومت کو جو اس نے عوام پہ ظلم و ستم توڑے ان کے لیے. شائستہ صاحب اتنی ہیٹ کیسے کریٹ ہو گئی؟ اب ایک یہی تو ضرورت تھی کہ ایک مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کال نہ کر سکے, کیونکہ یہ اس پلیٹ فارم پہ بات ہونی چاہیے تھی. دیکھیں جو ڈس اپوائنٹمنٹ اور افسوس ہے کہ اتنی میچور پارٹیز, اے این پی جیسی میچور اور قربانیاں دینے والی پارٹی, جدوجہد کرنے والی پارٹی, وہ آج یہ فیصلہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ اب الائنس, دیکھیں اسمبلی میں خدا گواہ ہے طارق صاحب کہ وہاں پہ کسی صورت ماحول نہیں ہے. میرے بھائی نے سینٹ کی ذکر کیا, وہاں ہوگا, لیکن اسمبلی میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کل اسمبلی کال ہوئی, کل تمام پارٹیز آئیں, گورنمنٹ کا ڈے تھا, لیکن گورنمنٹ اپنا کورم تک پورا نہ کر سکی اور نہ اپوزیشن کو وہ گنجائش دیتی ہے, نہ سپیس دیتی ہے کہ ہم وہاں اپنی بات کر سکیں. ہم سڑکوں پر کیوں آئے, کبھی آپ نے غور کیا؟ کہتے ہیں اپوزیشن سڑکوں پہ اس لیے آئی ہے, اس لیے آئی کہ اس کے لیے تمام دروازے جو جائز ان کا حق تھا وہ دروازے بند کر دیے گئے. ہمارے لیے اسمبلی کا فلور بند کر دیا گیا اپنی بات کرنے کے لیے, اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم سڑکوں پہ عوام کی عدالت میں آئیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پالیسی تبدیل کر لیں, پارلیمنٹ کے دروازے کھول رہے ہیں آپ کے لیے, آپ آئیں. میری بات سنیں طارق صاحب, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ان کو اپنی باتوں سے نہیں, اس ریٹورک میں تو یہ ڈے ون سے مشہور ہیں. ظفر موج ہے جو آ کے ٹی وی پہ ہر وقت اناؤنس کر رہی ہوتی ہے, لیکن حقیقتاً اسمبلی کے ماحول کو دیکھیں, وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کے وزراء
किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, ऑपोजिशन को कितनी जगह देते हैं। अगर इनका इरादा है तो आए, बढ़ाएं। हमारे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी जेल में है, किसी पे हीरोइन डलती है, किसी को जेल में बंद किया जाता है। जब तक ये लीडर्स की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम कहते हैं कि हाथ बढ़ाएं तो ये समझते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। मेरी बात सुने, ये कहानी अब खत्म हो गई है। एनआरओ इनसे कोई नहीं मांग रहा, ना ये एनआरओ देने की पोजीशन में है। अगर इन्होंने ऑपोजिशन के साथ काम करना है तो ऑपोजिशन की तरफ हकीकतन, हकीकी मायनों में हाथ बढ़ाना होगा। और इस मुल्क और कौम के बेहतरी के लिए हमने डे 1 से शहबाज शरीफ ने कहा था आइए मिलकर काम करें। अगर ये उनसे बात कर सकते हैं, लीडर्स जो पार्टी के लीडरान हैं, आप देख लें पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी वहां पे नहीं है, कब से नहीं है। अली जफर साहब, जो शाइस्ता साहब कहती है ये मुमकिन है, अभी लीडर भी नहीं है। अब कमेंट करते तो फिर मैं ब्रेक लूंगा। कहते हैं जी आप बढ़ाएं हाथ, हम तो तैयार। जी देखें, जहां तक करप्शन के खिलाफ जो मुहिम है उसमें चाहे लीडर किस पार्टी के भी हों, अगर वो मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है तो वो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चलती रहेगी। लेकिन वो है करप्शन के खिलाफ मुहिम। जहां तक लीगल रिफॉर्म का है, पार्लियामेंट का है, इनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। और जिस तरह मैंने बताया अभी, मैंने तो इसको कल एक्सपीरियंस देखा है, किया है सेनेट में। सेनेट में फिर होगा, लेकिन कौमी असेंबली में बिल्कुल हाल नहीं है। असेंबली में देखें, वहाँ असेंबली में भी बिल्कुल ओपन डिबेट हो रही है, किसी को रोका नहीं जा रहा। वो जाके जितनी डिबेट करनी है करें, इसमें कोई जमहूरियत का जो तरीका है वो यही है कि आपने जो गिला शिकवा करना है आप पार्लियामेंट में करें, आपने अगर जलसे करने हैं आप जलसे करें। अली जफर साहब कहते हैं माहौल खराब कर देते हैं ना, कोई ना कोई मिनिस्टर खड़ा होता है, इस तरह की बातें तकरीरें करते हैं, वही एलिगेशन, करप्शन, चोर, झूठ। देखें, ये तकरीरें तो होनी है जी, ये तो जैसा मैंने कहा कि ये तो पार्ट ऑफ द डिबेट होता है। जुबान बेहतर होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जुबान जो है हर तरफ से कंट्रोल होनी चाहिए और यही तहजीब हमें सिखाई जाती है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इसी को कहते हैं। वो अगर दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एक्चुअल पार्लियामेंट में काम करने का। काम करने से तो कोई नहीं रोक रहा किसी को। बेशक डिबेट कर रहे हैं या लैंग्वेज कैसी है उससे फिजिकली किसी को काम से रोका नहीं जाता। और अगर कोई रोका जाता है तो ईवान ने खुद ही इसको सॉल्व करना होता है। और जानती हैं और सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं आपके शो पे, वो जानते हैं कि पार्लियामेंट किस तरह काम करता है। तो ये कहना कि जी किसी को रोक दिया है इसलिए हम सड़कों पे आ गए हैं, मेरा ख्याल है बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लॉ रिफॉर्म नहीं हुआ, बहुत सी रिफॉर्म्स नहीं हुई, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ती रही। अब मुझे उम्मीद ये है कि लॉ रिफॉर्म की तरफ हम सारे मिलके आगे चलाएंगे। शाहद साहब, आप तो खुद सारी जिंदगी जो है वकालत और शोबा कानून से, कितनी होप है आपको अब सेनेट के अंदर? सर, अली जफर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि हम जो है जो कुछ भी डायलॉग करेंगे, लेकिन जो इन्होंने कहा ना ये तकरीरें जो हैं उनमें ऐसी बातें होती हैं। तो मेरे बहुत सीनियर दोस्त हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी क़यादत और इनके जो लीडरान हैं कम से कम वो इखलाक को हाथ से ना छोड़ें, वो दूसरों को चोर और गलत न समझें। जो जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं या जितने पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के लिए मोहतरम होंगे। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, कि बात ये है कि एक दूसरे को इल्जाम तराशियां भी हम करें, फिर हम उनसे जो है सपोर्ट भी लें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। सबसे पहले तो मेरा कहना ये है, इस मुल्क का हर शहरी जो है वो इज्जतदार आदमी है, उसकी इज्जत नफ्स से कोई भी ना खेले, खा वो किसी पार्टी से भी वो तल्लक वास्ता रखता हो। बहरहाल इसके अलावा सर, जी सर आप कुछ कह रहे थे? जी शायद साहब बात कीजिएगा। तो मेरा कहना सर ये है कि जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हमने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी पार्टी जो है वो अगर बरसरे इक्तदार है तो वो अपना टेन्योर कंप्लीट करे, और हर मुस्बत बात पे हमने साथ दिया है और हर गलत बात की हमने जो है उसकी मुखालफत की। बाकी आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि ये सिर्फ नहीं होना चाहिए
کہ اپنے جو لوگ ہیں, اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں, اپنے پارٹیز والے ہیں, ان کے لیے صرف کمیشن بنے, اور باقی جو مخالفین ہیں ان کے لیے نیب کام کرے, ان کے لیے FIA کام کرے, ان کے لیے وکٹمائزیشن ہے. جب تک ایک معیار نہیں ہوگا, احتساب بھی بلا میں شائستہ صاحبہ کی طرف جاؤں, مگر امیر حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں ان کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لوں. امیر حیدر ہوتی صاحب, اتنی ناراضگی کہ آپ PDM سے علیحدگی, کہتے ہیں اتنی جمہوریت کے لیے قربانی, اور حیدری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو خود ایڈمٹ کیا ان کے اور شاہد خاقان صاحب کے سامنے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, مگر ہم نے دوستی نبھائی ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ. میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. حیدری صاحب میرے محترم ہے, قابل احترام ہے, لیکن میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی ریکویسٹ تھی کہ ہم ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں, چونکہ PDM پہ پھر 2 کینڈیڈیٹ تھے, اور ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے 5 سال ہم اتحادی رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی شناخت, NFC ایوارڈ, 18ویں ترمیم, اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سے جو تعاون کیا ہے اس کے لیے ہم کل بھی مشکور تھے, آج بھی مشکور ہیں. تو ان کی ریکویسٹ تھی, ان کی ریکویسٹ پر ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. ہم نے PDM سے باہر ووٹ نہیں دیا ہے. یہاں پر تو الیکشن سینیٹرز کے منتخب کرنے کے لیے پنجاب میں PTI سے اور مسلم لیگ کاف سے ہاتھ ملایا گیا, تو ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن یہاں پر تو ہم نے اپنی PDM کی اپنی ایک جماعت کو ووٹ دیا, اور اگر فرض کرے اس کو وہ غلطی سمجھ رہے بقول ان کے ہم نے غلط کیا ہے, تو ہمیں بلا لیتے, ہم سے پوچھ لیتے, میٹنگ بلا لیتے, سربراہی اجلاس بلا لیتے. اس طریقے سے شو کاز نوٹس دینا میرے خیال سے وہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے, کیونکہ PDM کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے, PDM کا کوئی آئین بھی نہیں ہے سچ. تو ظاہری بات ہے کہ شو کاز نوٹس تو پارٹی کا سربراہ اپنی پارٹی کے کسی فرد کو یا عہدیدار کو دے سکتا ہے, کسی دوسری پارٹی کو شوکاز نوٹس دینا ہوتی صاحب. شائستہ پرویز ملک صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, آپ کی پارٹی کی بڑی جمہوریت کے لیے قربانیاں, بڑی اسٹرگل ہے, یہ PDM کے پلیٹ فارم پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میری بہن فرما رہی ہے, میں اسی سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ PDM کے پلیٹ فارم سے حل ہو سکتا تھا. PDM کا پلیٹ فارم تھا تو PDM کے پلیٹ فارم کی بجائے ہمیں شو کاز نوٹس کیوں بھجوایا گیا؟ میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ PDM کے پلیٹ فارم پر ہمیں بلا لیتے, ہم وضاحت دے دیتے. تو اب گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے, کوئی نئے الائنس کی بات ہو رہی ہے ہوتی صاحب, پیپلز پارٹی, ANP اور کچھ اور پارٹیاں؟ جی فی الحال جو آج کا ہمارا فیصلہ ہے وہ صرف ANP کا فیصلہ ہے. ہم نے کسی اور سیاسی جماعت سے مشاورت نہیں کی ہے ابھی تک. یہ ہمارے اکیلے کا فیصلہ ہے, اور جو پارٹی کا فیصلہ تھا وہ میں نے خود آج آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ امیر حیدر ہوتی صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو ہوتی صاحب نے جو بات کی ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ سے, اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے وقت کا. میں علی ظفر صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور شہادت ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, امیر حیدر ہوتی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو PDM کے پلیٹ فارم پہ آ سکتا تھا. دیکھیں یہ تو اب قائدین مولانا صاحب کی طبیعت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ آئیں اور تمام پارٹیز کو ایک دفعہ تو بیٹھنا پڑے گا اور اپنے گریوینسز اور اپنے تحفظات کو بیان کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں سربراہی اجلاس بلایا جائے, کیونکہ اگر جی میں ایک بات ضرور طارق صاحب کہوں گی کہ جب یہ دیکھیں شو کاز نوٹس, انورٹڈ میں شو کاز نوٹس جو ہے اس کو اس طرح نہ لیا جائے. دیکھیں ایک الائنس تھا, ایک اس پہ مولانا صاحب کی پرمیشن سے ایک جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے یا جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا کہ ایکسپلین کر دیں, تو کیا یہ کوئی مطلب یہ تو وہ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہم ان سے بھی لگ رہا ہے کہ ایگوئسٹک مسئلہ بن گیا. اس کو انا کا, میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ ایگو کا مسئلہ بن گیا. اللہ کرے کہ ایک دفعہ بیٹھیں اور عوام کی جو توقعات, یہی بات اب علی ظفر صاحب بھی کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز اور اس کے لیے ایگو کا مسئلہ اتحاد سے وفا. دیکھیں میری بات سنیں, میں علی ظفر صاحب سے یہاں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں اگر میں اختلاف کر سکوں کہ یہ سینٹ کی بات کر رہے ہیں. خدارہ آ کے اسمبلی میں دیکھیں, میں سیکنڈ ٹائم یہاں بیٹھی ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کسی پارٹی کی بات آپ کو کروں, لیکن دیکھیں وہاں پہ جتنے نمائندے بیٹھے ہیں وہ عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں. وہ عوام, اگر آپ ان کے نمائندے کی تذلیل کرتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے جن کے تمام ووٹرز ہیں ان کی تذلیل کرتے ہیں, آپ اس پارٹی کو بے عزت کرتے ہیں. تو یہ تو حق کسی کو نہیں ہے. ہم نے 2.5
साल, पौने 3 साल हो गए तारिक साहब, चोर चोर जब खड़े हुए। आप यकीन मानिए कि पोलियो के ऊपर मेरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस खत्म हो गया, बिजली के नरगों पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस नहीं। कल 3 दिन से हमारा ये इस पे आ रहा है, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, ये इकोनॉमी पे हम करना चाह रहे नहीं, किसी चीज पे वहां कोई बात नहीं हो सकती। आते हैं, कोरम कॉल होता है, पूरा नहीं होता, पीर को आते हैं, मंगल बुध को छुट्टी होती है, फिर जुमेरात को 1 घंटे के लिए आते हैं और जुमे को कॉल ऑफ। देखें ये अवाम का पैसा, ये हुकूमत ने क्या सर्कस लगाई। वक्त खत्म हो रहा है शाइस्ता साहिबा। नॉन सीरियस हुकूमत है। अगर ये सीरियस हुई, अगर ये काम करना चाहती है, अगर इनकी नीयतें ठीक हैं, अगर न्याजी साहब का फैसला है कि अब वो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऑपोजिशन के लीडर्स की तरफ उनको हाथ बढ़ाना होगा। ठीक है अली जफर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आप मिले, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कितने कमिटेड हैं, और जो शाइस्ता साहिबा ने बात की है, ये थोड़ा सा आपको भी रोल प्ले करना होगा, ये जो टेम्परेचर है उसको टोन डाउन करने के लिए चीज़ों में, तो ये कोई आपको कोई होप दिलाते हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी? जी देखें, इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बारे में तो बहुत क्लैरिटी है, और ये अब हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट में है, हर एक को ये फायदा है, और अल्टीमेटली जमहूरियत को फायदा है अगर हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म कर लें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल देखे हैं हमने, बार बार आते हैं। और पिछली बार बहुत अच्छा काम हुआ था, इलेक्शन रिफॉर्म हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर मजीद मसाइल आते रहे। तो हमें जरूरी है कि हम बैठ के उनको एक बार रिजॉल्व करें, तो और ये अच्छी चीजें हैं, इसमें तो किसी को मेरा ख्याल है कोई शक की गुंजाइश या इख्लाफात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साहब, जो स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी जो एक कंट्रोवर्सी हो गई है खुद उनकी वजह से, कोई और वे आउट भी निकल सकता है, कोई और कमेटी, चाहे वो स्पीकर कोई और कमेटी बना लें जी, कोई और कमेटी बना लें, अगर एक कमेटी पसंद नहीं दूसरी कर लें, कमेटीज में तो कोई ऐसा इशू नहीं है और कोई हतमी फैसले नहीं होते ये, और बट एक जगह बैठ के हम रिफॉर्म ठीक बात है, अच्छी। और ये प्रपोज कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं अली जफर साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, गवर्नमेंट का ड्राफ्ट, क्योंकि अपोजिशन कहती है जब एक बार कमेटी में जब साथ बैठेंगे तो फिर खुद ही ड्राफ्टिंग हो जाएगी। ड्राफ्टिंग इतना इशू नहीं होता, पहले इन प्रिंसिपल एग्री करना होता है कि क्या उसमें आना चाहिए, क्या मसाइल हैं, तो उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग का स्टेज आती है। ठीक, और तो ड्राफ्टिंग फिर काफी आराम से हो जाती है, उसमें लफ्जों का ईगो हाइल नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब से राब्ता करना पड़ा या किसी और से राब्ता करना पड़ा पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेड हैं, तो अब हुकूमत ये नहीं होगा कि उसमें हिचकिचाएगी राब्ता करने में। देखें, फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जी, जहां तक ताल्लुक है केसेस के, वो तो अपने चलते रहेंगे, वो तो जहां तक करप्शन के खिलाफ नत्थी करें या अपोजिशन नत्थी करे, इससे निकलना पड़ेगा ना अली जफर साहब, इससे निकलेंगे तो बात बनेगी। नहीं, लेकिन वो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन जहां तक हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो हमें निभानी है, और उसके लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कम से कम हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। जी शाहदत अहमद साहब, आपका कमेंट और फिर मैं प्रोग्राम शाइस्ता साहिबा के साथ। मैं लास्टली ये कहूँगा कि अली जफर साहब को सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मेरा कहना ये है कि प्रैक्टिकली हमें कुछ चीज़ें नजर आए कि नीयत जो है वाकई इस किस्म की है। ये सेनेट के इलेक्शन में आप देख लें कि अगर बात ये है कि सेनेट जो उनके कस्टोडियन है, सेनेट इनके पास है, और वहाँ पे आप बूथ के अंदर भी हमें कैमराज नजर आते हैं। उसके अलावा वोट जो है इस मुल्क में जो है सेनेट के इलेक्शंस में कि स्टैंप यहाँ पे स्टैंप वहाँ पे है, तो सर बात ये, मेरा कहना है ये दोहरे म्यार को खत्म हम करें, अमली तौर पे साबित करना होगा हुकूमत को, अमली तौर पे साबित करेंगे। आप देखें कि परसों जो है सेनेट के अंदर जो है एक बिल था, और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इवन के नून ने, सब लोगों ने जायज बात के ऊपर सपोर्ट किया, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरीके से साहब कह रहे हैं, यहाँ इस मुल्क में जब तक किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित ना हो, उस वक्त तक अली जफर साहब से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आदमी जो है इनोसेंट होगा। यहाँ आप हर दूसरे को बगैर किसी स्टैंप के आप चोर समझें, हर आदमी को समझें। मैं कहता हूँ इक्वालिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, अपने पराये के लिए बराबर कर देंगे ना, जिससे प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के बिला तफरीक जब तक हमें शाइस्ता साहब लास्ट सेंटेंस जी प्रोग्राम जब तक नहीं होगा, शाहदत साहब कहते हैं अमली तौर पे हुकूमत को साबित करना चलेगी, उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है ना इस तरीके से जो है डिलीवर नहीं कर पाएगी। जी शाइस्ता साहब यार खत्म करें।
देखें तारिक साहब, मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ कि जो लीडरशिप की तरफ हाथ बढ़ाना होगा और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, वो कहते हैं तैयार है हम, लेकिन हम केसेस पे बात नहीं करेंगे। अली जफर साहब कहते हैं बात सुने, केसेस पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अगर केसेस बनने की बात करें तो केसेस तो बनने चाहिए दवाइयाँ चोरों पे, आटा चोरों पे, चीनी चोरों पे, जो पेट्रोल चोर हैं उन पे। ऐसा नहीं होता कि उनको आप एक मिनिस्ट्री से निकाल के दूसरी में प्लेस कर दें या उनको साइड पे कर दें। तो देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपको फिर कहा है कि एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो उनकी कितनी नीयत है वो आपको अभी अगले कुछ दिनों में जाहिर हो। चलें अली जफर साहब, कोई हुकूमत की नीयत अच्छी नजर आ जाएगी अगले चंद दिनों में? जी, आपको अभी से नजर आ रही है। अच्छा, अभी से नजर ठीक। अली जफर साहब बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और शहादत ऐवान साहब, तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।